हम उम्मीद करते हैं जो आज के क्लास में किसी तरह का कोई विघ्न ना हो, सब कुछ सही सही चले। और एक और आशा करते हैं, हमें उम्मीद है जो आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। रोहित, चंदन, प्रदीप, अनिकेत, रागनी, अजय, प्रीतिझा, रिशु, अनामिका, शिलेश, सौरभ कुमार चौधरी, अनिकेत, रिशु मिश्रा, अनामिका, एमडी ईशान, कंचन, रूपा, सोनू एंड मेनी मोर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को हरिशंकर। तो चलिए बच्चों, आज एक बार फिर से हम लोग हिंदी के लाइव क्लास में जमा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, और हमें उम्मीद है जो शायद आज हम आप हिंदी में और कुछ सीखें और कुछ जानें। बच्चों, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप हिंदी के 5-6 सेट बहुत अच्छे से बना लें तो बोर्ड में डेफिनेटली आपको 90 प्लस मार्क्स आएंगे। डेफिनेटली बोर्ड में आपको 90 प्लस मार्क्स आएंगे। तो सो गाइस, मिस मत कीजिए, अपने प्रैक्टिस को बहुत धार दीजिए। हमारे चैनल के साथ हमेशा हमारे साथ बने रहे। हम हमेशा आपके लिए हर सब्जेक्ट्स के पेपर को लेके आएंगे, मॉडल सेट। आज हमारा इंग्लिश का भी सेशन था और हिंदी का भी सेशन है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। आर यू रेडी फॉर टेस्ट बच्चों? आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस? आर यू रेडी फॉर ए न्यू मॉडल सेट ऑफ हिंदी? बच्चों, आप सब लोग तैयार हो? यस रोहित, सुनील, उत्तम, सब बिल्कुल, सभी लोग तैयार? यस गुरुजी, वेरी गुड। तो शुरू किया जाए बच्चों, शुरू किया जाए। जल्दी से बोलिए, शुरू किया जाए। स्टार्ट लिखो, जल्दी से स्टार्ट लिखो बच्चों, एकदम स्टार्ट कीजिए। यस यस यस। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विधा है? भाषण है, कहानी है, डायरी है और संस्मरण है। जल्दी से बच्चों बताइए, संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विधा है? जल्दी से देखिए, भाषण है। मैं बस आपको ये बता दूं तब तक, संपूर्ण क्रांति, जब तक आप उत्तर देंगे, संपूर्ण क्रांति आपके किताब दिगंत भाग 2 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, मैं बार बार कहता हूं, मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन के साथ आपसे भी कहता हूं, रिकॉल करो इनके बारे में पूरा। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हो गया था। और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखित जो आपके किताब में जो पाठ है, संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वह एक भाषण है। जो भाषण उन्होंने 5 जून, तारीख भी याद रखिएगा बच्चों, 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया था। इन्होंने दिया था 5 जून 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण जी ने जो भाषण दिया था गांधी मैदान में, उसी कहानी भाषण का संक्षेपण आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संपूर्ण क्रांति नाम से दिया गया है। ओहो, वेरी गुड, सब लोग एकदम सही जवाब दिए, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही की मां एकांकी के लेखक हैं प्रेमचंद, मलयज, मोहन राकेश, अज्ञे। जल्दी से देखिए बच्चों, सिपाही की मां किसने लिखा है? मैं तब तक आपको सिपाही की मां जिन्होंने लिखा है उनके बारे में बता दूं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। और इन्होंने भी अपने बहुत सारे काम किया है और इन्हें नाटक में सही शब्द की खोज के लिए, नाटक में सही शब्द खोज के विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत एक ऐसा कार्य था जो ये पूरा नहीं कर पाए। और बिल्कुल आपका सही जवाब, ये आपके पाठ्य पुस्तक के मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित है। और इन्हें सिपाही की मां जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। और आपको पता होगा, ये जो प्रस्तुत कहानी है, एकांकी है, वो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। अंडे के छिलके, बच्चों ये सब एकदम याद रखिएगा। मैं सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछता, आपको उससे जुड़ी हुई और भी छोटी छोटी बातों को कहता हूं दिमाग में रखिए। अंडे के छिलके
अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी पार्ट से ये लिया गया है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी पार्ट से ये लिया गया है। आपके पाठ्य पुस्तक में सिपाही की मां नामक जो कहानी है, जिसमें पात्र याद होगा, बिशनी थी, मुन्नी थी, कुंती थी, दीनू था। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओषधा नीरा। ओषधा नीरा साहित्य की कौन सी विधा है? ललित विधा है, यात्रा स्मरण है, आत्मकथा है, डायरी है? जल्दी से देखिए, ओषधा नीरा जो आपके जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। जल्दी से बच्चों बताइए, ये कौन सी विधा है? यात्रा स्मरण है, आत्मकथा है, डायरी है? जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म, और इनका निधन 14 मई 1978 ईस्वी को हो गया था। और इन्होंने बहुत सारा काम किया है, जिनमें से इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, 1936 में इनकी प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन सरस्वती नामक प्रेस में प्रकाशन के रूप में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही जवाब आता हुआ। ये संस्मरण है, यात्रा संस्मरण है। ओषधा नीरा आपके जगदीश माथुर जी के द्वारा लिखा गया जो है, वो एक यात्रा संस्मरण है, जब वो बिहार में भ्रमण के लिए निकले थे। बिल्कुल दिल खुश। और इस बीच बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप 150 के अप्रॉक्स में आ गए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं बहुत दिल से आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। और जो लोग प्लीज अभी हमारे चैनल पर नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टिल किसने कहा था? बाल कृष्ण भट्ट को किसने कहा था एडिशन, हिंदी का एडिशन और स्टिल किसने कहा था? गौर से देखिए, बाल कृष्ण भट्ट को किसने कहा था? बाल कृष्ण भट्ट के बारे में आप बच्चों जानते होंगे। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। इनकी माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। और आप बिल्कुल सही जानते हुए सही जवाब आता हुआ बच्चों, एकदम सही जवाब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, एकदम ध्यान से अपने पाठ्य पुस्तक में देखिएगा बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में इन्हें अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा था। और ध्यान से देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह किस देश से युद्ध कर रहा था? और अभी जो लहना सिंह किस देश से युद्ध कर रहा था, किस देश के खिलाफ युद्ध कर रहा था? ये लहना सिंह का जो कैरेक्टर है उसने कहा था, लहना सिंह का जो कैरेक्टर है उसने कहा था कहानी से है। और ये उसने कहा था जो कहानी है वो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। और चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। और इनका मूल जो निवास है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के थे। और पिता पंडित शिवराम थे, और पिता पंडित शिवराम थे। आपको पता ही होगा गुलेरी जी केवल 3 कहानियां ही लिखे थे और इन्हीं 3 कहानियों को लिखकर ये काफी प्रसिद्ध हो गए थे। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों का उत्तर बी आता हुआ, जो बाबू बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है बच्चों। मैं भी देखता हूं बहुत सारे बुक में, दैट मींस गेस पेपर में इनके बारे में लिखा जाता है जो बी, लेकिन सही जवाब बाबू फ्रांस है। आपने किताब को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। किताब के सबसे लास्ट लाइन में, किताब के सबसे लास्ट लाइन में उसने कहा था, कहानी के सबसे लास्ट लाइन को गौर कीजिएगा, जिसमें लिखा है, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम
68वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो फ्रांस और बेल्जियम जो लिखा पढ़ा है जिससे संबोधित होता है, जो फ्रांस की ओर से लड़ रहे थे जर्मनी के लिए, जर्मन के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला था? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला था? जल्दी से, अभी अभी हमने बात किया था, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 को हो गया था। और 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए, 1965 ईस्वी में इन्हें समाज सेवा के लिए, ध्यान से बच्चों, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान भी मिला था, मैग्सेसे सम्मान भी मिला था। और इस बीच मैं देख पा रहा हूं आपके उत्तर आते हुए, बिल्कुल बिल्कुल गलत जवाब आपका 1998 में, 1998 में। बिल्कुल रोहित, आपका जवाब सही है, बिल्कुल रोहित आपका जवाब सही था। 1998 में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। और बार बार कहता हूं, जयप्रकाश नारायण जी ने आपके पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है संपूर्ण क्रांति, यह संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो उन्होंने 5 अक्टूबर 1974 को, 5 अक्टूबर 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। और यह भी याद रखिएगा 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, जेल भी जाना पड़ा था। और इन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन भी हुआ था, जनता पार्टी का गठन भी हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, 190 प्लस 200 के अप्रोक्सीमेटली आप सबका आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और प्लीज जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज को लाइक करें, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और टेस्ट समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिखना बिल्कुल ही ना भूले, अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव पार्वती का, विष्णु लक्ष्मी का, इंद्र और शची का, इनमें से किसी का नहीं। जल्दी से देखिए, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर आपके पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा पड़ा है, रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा पड़ा है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो लिखा पड़ा है, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई थी। इनके बहुत सारी कृतियां हैं, जिसमें से प्रणभग, छात्र सहोदर, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, नीलकुश, उर्वशी, परशुराम और प्रतीक्षा, कोगलता और कवित, हारे को हरिनाम आदि बहुत प्रमुख काव्य हैं। और प्रमुख गद्य कृतियों में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका आदि प्रमुख है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल शिव पार्वती का एकदम आपका सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित आपके पाठ्य पुस्तक में अर्धनारीश्वर। बिहार में शरणार्थी कहां से आए थे? एक बार फिर से, बिहार में शरणार्थी का जो संबोधन है बाबू, ये आपके पाठ्य पुस्तक ओ सदा नीरा से आ रहा है, जो जगदीश चंद्र माथुर के यात्रा संस्मरण है, जो जगदीश चंद्र माथुर का यात्रा संस्मरण है। अभी अभी हमने आपसे चर्चा किया था, हमने आपसे चर्चा किया था, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। जल्दी से बच्चों बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, बिहार में शरणार्थी कहां से आए थे? ओ सदा नीरा से जुड़ा पड़ा है। ओ सदा नीरा आपने पढ़ा होगा, ओ सदा नीरा आपने पढ़ा होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। जगदीश चंद्र माथुर के बारे में अभी अभी हमने आपसे बात किया था। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका। जगदीश चंद्र माथुर जी के जन्म के बारे में मैंने अभी अभी बतलाया, जो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। और ध्यान से, उनका जो देहांत है वह 14 मई 1978 ईस्वी को है। और इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, जिसमें से मेरी बांसुरी का मंचन सरस्वती प्रकाशन के तहत हुआ था, कोणार्क, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह टेक इत्यादि प्रमुख हैं। और पिछले 10-15 और इस बीच बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
200 प्लस स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप 200 प्लस लाइव क्लास में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और प्लीज जो नए आए हो वो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें बच्चों, और ढेर सारा प्यार दे, और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। बार बार कहता हूं, टेस्ट पे कितने मार्क्स आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले। चलिए बच्चों, बिहार में शरणार्थी कहां से आए थे हमारा क्वेश्चन था, और ये ओ सदा नीरा से है आपके पाठ्य पुस्तक, जिसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। पिछले 10-15 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहां आया है। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहां आया है, पूर्वी बंगाल से। कहां से? पूर्वी बंगाल से। यस, पूर्वी बंगाल। पंजाब गलत जवाब आपका, पंजाब गलत जवाब है, पूर्वी बंगाल से लोग आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पाठ्य पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़िए बच्चों, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छे से पढ़िए। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात किया था, मैं अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरा प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था सिपाही की मां। सिपाही की मां में कुछ कैरेक्टर है, बिस्नी, मुन्नी, कुंती, दीनू, और इनका निधन मोहन राकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 को हो गया था। 3 दिसंबर 1972 को हो गया था। और इनका जो जन्म स्थान है जरीवाला गली, अमृतसर, पंजाब, और इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था, और इनके माता पिता बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी थे, जो पेशे से वकील भी थे। जी हां बच्चों, बिल्कुल आपका सही जवाब। 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कहानी नामक रचना किसकी है? नई कहानी नामक रचना किसकी है? मलयज की, धूमकेतु की, नंबर सिंह की, धूमिल की? जल्दी से देखिए बच्चों, आखिरकार ये रचना किसकी है? नई कहानी किसकी रचना है? बिल्कुल मैं नाम नहीं बता सकता हूं, नंबर नहीं नामबर होगा, नंबर नहीं नामबर सिंह की। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। नई कहानी बिल्कुल आपका सोच सही है, नामबर सिंह के जी के द्वारा लिखित है, जो 28 जुलाई 1927 को, जिनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ, जिनका जन्म स्थान जियनपुर वाराणसी में है। इनके माता का नाम भाग्यश्री देवी एवं पिता नागर सिंह थे, और इनके पिता नागर सिंह थे। और आपके पाठ्य पुस्तक में प्रगीत और समाज नामक कहानी इन्होंने लिखा है, और इस पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध, उनके आलोचना निबंधों की पुस्तक वाद विवाद, ये जो आपका वाद विवाद प्रगीत और समाज है, वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ये भी याद रखिएगा बच्चों, प्रगीत और समाज का जो लेखक इन्होंने लिया गया है, नामबर सिंह के द्वारा जो लिखा गया है, यह आपके पाठ्य पुस्तक में जो टॉपिक है वह वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ठीक है, और इनका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, 240 प्लस स्टूडेंट्स होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सो मेनी थैंक्स। और प्लीज जो बच्चे नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जायसी किस शाखा के कवि थे? कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। जायसी जी किस शाखा के कवि थे? ध्यान से बच्चों देखिए, जायसी जी किस शाखा के कवि थे? जायसी जी का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी से है, जिनका जन्म 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। अनुमानतः है, ये मालूम नहीं है एग्जैक्टली, इसलिए अनुमानतः शब्द लिखा जाता है। 1492 ईस्वी, और इनका निधन 1548 ईस्वी में हुआ था, यह भी अनुमानतः है। और यह जायस जगह का नाम है, कब्र अमेठी में है, उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। इनके पिता मलिक शेख ममरेज उर्फ मलिक राजे अशरफ थे, और इनके गुरु सूफी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। इनकी कृतियां भी काफी अच्छी हैं, जिसमें से एक तो आप काफी पॉपुलर जानते भी हैं,
इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है वो है पद्मावत। और इस बीच एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बच्चों, 250 स्टूडेंट्स लाइव क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अपार खुशी हो रही है जो आज मेरे क्लास में 250 स्टूडेंट्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और जो प्लीज जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। जी हाँ बाबू, जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे और इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता। जायसी जी को ये तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे ही थे और साथ में इन्हें प्रेम की पीर की उपाधि भी थी, प्रेम की पीर की उपाधि भी थी, ये भी याद रखिएगा। और इनकी प्रायः जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में मिलती है, इनकी प्रायः रचना अवधी भाषा में मिलती है। और इन्हें प्रेम मार्गी के साथ साथ और आपको पता होना चाहिए कुछ और परंपराएं भी होती है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, 265 प्लस स्टूडेंट्स के लिए दिल से बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, सो मेनी थैंक्स। और प्लीज जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ऐसे ही आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। और अगला क्वेश्चन, ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सुर अधिक रहा करते थे? बारदौली, पारसौली, रूपहली, मानिक थका। सूरदास जी के बारे में आपको पता ही होगा। सूरदास जी शाश्वत ब्राह्मण परिवार से थे। सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले ब्राह्मण को शाश्वत ब्राह्मण कहा जाता है। इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया गया था। भक्ति क्षेत्र में भी बल्लवाचार्य जी का साधन इन्हें मिला था और इनके कारण ही इन्होंने पुष्टि मार्ग के लिए जो दीक्षित हुए थे, पुष्टि मार्ग। और इस बीच बच्चों 285 स्टूडेंट्स क्लास में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद बच्चों। प्लीज जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बच्चों सूरदास जी का जन्म अनुमानतः 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। और सूर जब गाते थे तो उनकी बात ही निराली थी। लेकिन एक बहुत रोचक कथा है जो मैंने आपको सूरदास जी के बारे में जब पढ़ाया होगा तो जरूर सुनाया होगा। जो इनके जो गुरु थे बल्लवाचार्य, इनके जो गुरु थे बल्लवाचार्य, जब इनसे पहली बार मिले थे तो इन्हें कहा था सुर तुम कुछ गा के सुनाओ। तो जैसे ही इन्होंने गाया तो इन्हें कहा तुम सुर हो के है क्यों करते हो, कुछ अच्छा गाओ। और तब उन्होंने इन्हें भक्ति मार्ग में पुष्ट किया था। और ब्रज क्षेत्र में रहने के कारण इनका जो निवास स्थान था दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में रहते थे। और ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पारसौली ग्राम में अधिक रहा करते थे, पारसौली ग्राम में अधिक रहा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और 280 प्लस स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तुलसी ने अपने को किस प्रकार का भिखारी माना है? तुलसी जी ने अपने आप को किस प्रकार का भिखारी माना है? तुलसीदास जी के बारे में आपको पता होगा। ये 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्हें 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ये राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश के थे और इनके बचपन का नाम राम भोला था। इनके माता का नाम हुलसी एवं पिता आत्माराम दुबे थे और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, इनके पत्नी का नाम रत्नावली था। और इनके जो गुरु थे वो शेष सनातन काशी के विद्वान थे, शेष सनातन काशी के विद्वान थे। इनकी रचनाएं भी काफी हैं और आपने जानते भी होइएगा। जल्दी से बच्चों, ओहो शो मेनी थैंक्स। बिल्कुल महातिरस्कृत, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। जबकि देखिए मैं आपको बार बार रिपीट कर देता हूं, इनके कुछ लाइंस कोट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नीच जन मन ऊंच, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। एक लाइन यहां है जिन्होंने लिखा है नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। और सबसे लास्ट लाइन, जन्म को भूखो भिखारी हो, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। ये अपने आप को दीनहीन भी मानते हैं, जन्म का भूखा, ये सब नहीं सोचिएगा बच्चों। ये अपने आप को महातिरस्कृत समझते हैं, महातिरस्कृत, संसार में सबसे ज्यादा ये अपने आप को तिरस्कृत। और इस बीच बच्चों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मेरे क्लास में फर्स्ट टाइम लाइव में 300 प्लस स्टूडेंट्स आते हुए दिल से बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। प्लीज जो नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। और बार बार कहता हूं टेस्ट के मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना, टेस्ट के बाद भूलिएगा मत, जरूर अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और किसी तरह का सजेशन हो जरूर डालिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट टाइम मेरे लाइव क्लास में इतने बच्चे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाभादास जी की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? अष्टयाम, भक्तमाल, श्रीमाल, परवीनमाल। और आप जानते होइएगा नाभादास जी के बारे में, नाभादास जी का जन्म 1570 ईस्वी में अनुमानित था और इनकी मृत्यु का जो अनुमान है वह 1600 ईस्वी है अनुमानित। नाभादास जी ने भक्तमाल, अष्टयाम आदि की रचना की थी और ये सगुणोपासक राम भक्त थे। नाभादास जी सगुणोपासक राम भक्त कवि थे और भक्तमाल इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता थी। और हमारे पाठ्य पुस्तक में इन्होंने जो लिखा है छप्पे, जिसमें उन्होंने कबीर के बारे में और सूरदास जी के बारे में लिखा है। जी हाँ बच्चों, कबीर के बारे में और सूरदास जी के बारे में लिखा है। जल्दी से बच्चों जवाब दीजिए। बिल्कुल एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब बाबू। नाभादास जी की ब्रज भाषा की गद्य की रचना कौन सी है? भक्तमाल। बिल्कुल आपका सही जवाब आता हुआ। बिल्कुल ब्रज भाषा की रचना, ब्रज भाषा की रचना, बिल्कुल ब्रज भाषा की रचना अष्टयाम है बच्चों, अष्टयाम है। भक्तमाल तो इन्होंने लिखा था, भक्तमाल इन्होंने लिखा है, लेकिन इनकी ब्रज भाषा की गद्य रचना अष्टयाम है, अष्टयाम है। ध्यान से देखिए, अष्टयाम है इनकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? और बच्चों मैं बार बार देख रहा हूं कुछ लोग नेटवर्क के इशू के बारे में बात करते हुए, मैं बस इतना ही कह सकता हूं बच्चों, प्लीज नेटवर्क इशू हमारे हाथ में नहीं होता, आपके नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज ये लाइव चल रहा है, इतने भी कुछ रिले का प्रॉब्लम हो, पर एटलीस्ट सब कुछ ठीक है। मैं अपने सामने भी एक डिस्प्ले रखता जिसमें मुझे सब दिख रहा है। यस बच्चों, मुझे दिख रहा है, मेरे सामने में स्क्रीन है, आप सब लोग का मैं आंसर भी पढ़ सकता हूँ। कुंदन कुमार, ऋषभ, शिवानी, अंकुशा कुमार, कुंदन, राजू एंड सो ऑन, मेनी मोर, मेनी मोर। जी हाँ, भूषण, भूषण आपके किताब में जो लिखित है भूषण जी के द्वारा, वो कवित है, कवित टॉपिक है बच्चों। और ये कवित, भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान टिकवापुर, कानपुर उत्तर प्रदेश के थे, टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश के थे। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। ये तीन और भाई थे जिनका नाम पतिराम, जिनका नाम चिंतामणि, मतीराम और नीलकंठ उर्फ जटाशंकर भी था। भूषण जी को लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, पतिराम, मनीराम, घनश्याम। और ये कानकुज ब्राह्मण थे, ये कानकुज ब्राह्मण थे। यह बच्चों ये कानकुज ब्राह्मण थे। और इनके भूषण का जो चित्रकूट के सोलंकी राजा थे, चित्रकूट के सोलंकी राजा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। और इनके नाम इतना प्रसिद्ध हुआ जो हमेशा अपने नाम पतिराम, मनीराम या घनश्याम से नहीं बल्कि भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। और ये रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे, ये रीति काल के कवि थे। ये सब एकदम बच्चों ध्यान में रखिएगा, भूषण जी हमारे रीति काल के कवि थे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदु का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? अंबिका प्रसाद ने, देवी प्रसाद ने और रहीम दास ने, सुखदेव राम ने। जल्दी से देखिए किसने प्रकाशन किया था, इंदु का प्रकाशन किसने किया था? जल्दी से बच्चों आपका जवाब आना चाहिए। मैं आप लोग के चैट बॉक्स पे नजर रखता हूं, बस मैं इतना ही कह सकता हूं, इंदु का प्रकाशन जिन्होंने भी प्रारंभ किया था उस लेखक से जुड़ी हुई बातें मैं आपसे कह दूं। आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में तुमुल कोलाहल, तुमुल कोलाहल, तुमुल कोलाहल कलह में जो लिखा गया है, इनके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इनके रचयिता हैं। और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 15 नवंबर
15 नवंबर 1937 में हो गया था। ये वाराणसी के थे। इनके पिता देवी प्रसाद साहू थे। इनके पिता देवी प्रसाद साहू थे और अंबिका प्रसाद ने किया था इंदु का प्रकाशन। इंदु का प्रकाशन 1909 में प्रारंभ किया गया था। 1909 में प्रारंभ किया गया था और ये अंबिका प्रसाद जो थे वो इनके भांजे थे। जयशंकर प्रसाद जी के भांजे थे। जयशंकर प्रसाद जी के भांजे का नाम था अंबिका प्रसाद, जो 1909 में इंदु का प्रकाशन प्रारंभ किए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्ति बोध ने किस पत्र का संपादन किया था? मुक्ति बोध ने किस पत्र का संपादन किया था? नया खून, नया सवेरा, नया रंग, नया जमाना। जल्दी से देखिए। मुक्ति बोध का प्रकाशन किसने किया था? मुक्ति बोध का प्रकाशन किसने किया था? मुक्ति बोध ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? और मुक्ति बोध नाम से बाबू पूरा नाम हमेशा याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध, जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता है जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, जिन्होंने लिखा था जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध, जिनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को और इनका निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हो गया था। ये सेवपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश के थे। इनकी माता का नाम पार्वती बाई एवं पिता माधवराज मुक्ति बोध थे। बिल्कुल सही आपका जवाब आता हुआ नया खून, बिल्कुल सही। नया खून 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पहले पत्र नया खून का इन्होंने संपादन किया था। 1956 में नया खून का इन्होंने संपादन किया और 1958 में नया खून से मुक्त हो गए और 2 साल के बाद इन्होंने नया खून संपादकीय को छोड़ दिया और 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक बने। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? आगरा, मेरठ, लखनऊ में रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय से आपके पाठ्य पुस्तक से जो जुड़ा हुआ लेख है बाबू वो है, कविता जो है वो है अधिनायक। ये अधिनायक कविता जो है, यह कविता बाबू आत्महत्या के विरुद्ध ली गई एक व्यंग कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध ली गई एक व्यंग कविता है। अधिनायक कैसी कविता है? यह एक व्यंग कविता है जिसमें हास्य नहीं है, लेकिन आजादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तीक्ष्ण कटाक्ष भी है। और रघुवर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में हुआ था। लोग भूल गए इन्हीं की द्वारा की गई रचना है। इनका बहुत सारा काव्य रचना है। हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध अभी आपसे बोला ही मैं, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियां, कहानियां भी इनकी हैं। सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, इत्यादि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। जी हाँ बाबू, रघुवर सहाय जी का निवास स्थान, जन्म स्थान लखनऊ है और इनके पिता हरदेव सहाय जो कि एक शिक्षक थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों 300 बच्चे प्लस लाइव क्लास में आने के लिए। और प्लीज जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने टेस्ट के मार्क्स लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। मैं हमेशा ऐसे ही लाता रहूंगा एक विषय का टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर। विनोद कुमार शुक्ल किस धारा के कहानीकार हैं? नई कहानी, समानांतर कहानी, अकहानी, समकालीन कहानी के। जल्दी से देखिए, विनोद कुमार शुक्ल, और आपके पाठ्य पुस्तक में विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में जो दिया गया है वो कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, जहां वो अपने बेटे को कांधे पे बिठा के कहते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह अच्छा लगता। और विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म
1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था और ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के हैं। इनका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ है। इनका निवास स्थान रायगढ़ छत्तीसगढ़ है। और विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार दोनों थे। विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार दोनों हैं। और ये बिल्कुल आप गलत जवाब देते हुए बाबू, इनका समकालीन कहानी से है। समकालीन कहानी, समकालीन कहानी, क्योंकि अभी भी विनोद कुमार शुक्ल हम लोग के बीच में जीवित हैं, जीवित हैं। बिल्कुल समकालीन कहानी। हार जीत किस कोटि की कविता है? हार जीत किस कोटि की कविता है? गद्य गीत है, गद्य कविता है, नया कविता है? देखिए हार जीत किस तरह का कविता है, और आपको पता ही होगा हार जीत जो कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में दिगंत भाग 2 में अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ है और ये मूल निवासी सागर मध्य प्रदेश के हैं। इनके माता का नाम निर्मला देवी एवं पिता परमानंद वाजपेयी हैं और परमानंद वाजपेयी हैं। जल्दी से बच्चों, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया जो हार जीत है वो कहां से लिया गया था? तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया था और ये एक गद्य गीत है, गद्य कविता है बाबू, गद्य कविता। ध्यान से देखिए, यह एक गद्य कविता है। ओहो, इसे आप बाबू गद्य गीत के नाम से भी जान सकते हैं और गद्य कविता के नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास दोनों ऑप्शन है, गद्य गीत और गद्य कविता। तो आप गद्य कविता को ही ज्यादा प्रेफर करें, गद्य कविता को ही ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में गद्य कविता लिखा गया है, गद्य गीत नहीं लिखा गया है। जबकि आप इसे गद्य गीत भी कह सकते हैं, क्योंकि कविताएं जो भी होती है वो गय पद होता है और गय पद ही गीत होता है। तो आप कविता को कह सकते हैं गद्य गीत, लेकिन आप ये गद्य कविता है, ध्यान से रखिएगा, ये गद्य कविता है बाबू। बिल्कुल गद्य कविता ही ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, ना कि गद्य गीत। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतक के कौन सी संधि है? ध्यान से देखिए, मतक के कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, यंग संधि है, अयादी संधि है, गुण संधि है? जल्दी से बच्चों जवाब दीजिए। अब आपके व्याकरण का कुछ टाइम आ रहा है, मैं देखूं व्याकरण आपका कैसा है। व्याकरण का टाइम, नाउ टाइम टू व्याकरण। जल्दी से बच्चों व्याकरण में बताएं मतक की कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादी संधि, गुण संधि। और प्लीज जो सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, प्लीज टेस्ट समाप्त होने के बाद अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले। अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले। यही राइट है, बिल्कुल प्रमोद। आप गद्य गीत नहीं बोलिए, मैं सॉरी वृद्धि संधि, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वृद्धि संधि के बाद दिग्गज का संधि विच्छेद करें। दिग्गज का संधि विच्छेद करें। दिग जोर गज, दिग जोर गज, दिग जोर ज, दिग जोर ज। जल्दी से बच्चों जवाब दीजिए, जल्दी से देखिए दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग जोर गज, दिग जोर गज, दिग जोर ज, दिग जोर ज। जल्दी से बच्चों। और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं, आप में तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। और जो नए हो प्लीज बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जब भी लाइव हो आप तक हमारा नोटिफिकेशन चला जाए। यस, दिग जोर गज, दिग जोर गज, दिग्गज, दिग जोर गज, दिग्गज। अगला प्रश्न, मातृवज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मातृवज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मातृ जोर अवज्ञा,
मातृ जोर अवज्ञा, मात्रा जोर अवज्ञा और मातृ जोर वज्ञा। और मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, अगर आप हिंदी के ऐसे मॉडल सेट हमारे साथ लगातार करते रहे तो यकीन मानिए बच्चों, मैं आपके लिए बहुत प्रयास करता हूं, मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा आप में से हर एक को बोर्ड में 90 प्लस मार्क्स आए। और यकीन मानिए मैं जो भी प्रश्न डालता हूं वो सारे के सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल होते हैं। और इन बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस को बाबू प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए सेंटअप टेस्ट के पेपर का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, सेंटअप टेस्ट के पेपर का सॉल्यूशन लेके आऊंगा। बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। सेंटअप टेस्ट पेपर के सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन लेके मैं आऊंगा। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और हमारी टीम आपके लिए हमेशा लगे रहते हैं, इसलिए बच्चों प्लीज जो नए आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और आपने एकदम साबित कर दिया, आज का जो संडे है वो सुपर संडे है। सुपर संडे में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल एकदम सही जवाब आपका, मातृ जोर अवज्ञा, मात्र अवज्ञा, एकदम सही जवाब बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्ची जोर अष्ट, उच्चिस जोर ट, उत जोर शिष्ट, उच्चिह जोर सष्ट। और इस बीच लाइव क्लास में 330 प्लस स्टूडेंट्स होने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और प्लीज जो नए आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ओहो बिल्कुल सही जवाब बच्चों, उत्जोरशिष्ट, उत्जोरशिष्ट, उच्चिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण का संधि विच्छेद करें, अन्वेषण का संधि विच्छेद करें। बिल्कुल, और मैं आप सब लोगों से बार बार कहता हूं बच्चों, मैं आपके लिए दो सब्जेक्ट्स तो बहुत ही कंप्लीटली अच्छे से कर ही देता हूं, मैथ्स और साथ में हिंदी। लेकिन हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश ऑल्सो। और इन सारे सब्जेक्ट्स के क्लास का टाइमिंग शाम 7 बजे होता हमारे चैनल पे। प्रत्येक दिन शाम 7 बजे लाइव क्लास का प्रसारण होता और 8 बजे होता, 9 बजे होता। और शाम 7 से 10 हमारे चैनल पे लाइव प्रसारण रेगुलर होता है बच्चों, रेगुलर होता है। आपके सभी सब्जेक्ट्स का लाइव क्लास शाम 7 बजे से रेगुलर होता है, एवरीडे होता बच्चों। सो प्लीज गाइज, जो नए आए हों वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और टेस्ट के मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना भी बिल्कुल ना भूले। और इस बीच अन्वेषण का संधि विच्छेद, अनुजोरेशन। और एक इस बीच बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बाबू, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, 350 प्लस स्टूडेंट्स लाइव क्लास में आने के लिए दिल से धन्यवाद। 350 प्लस स्टूडेंट्स लाइव क्लास में आने के लिए दिल से धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और जो नए आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। इस बीच खट दर्शन का संधि विच्छेद करें, खट जोर दर्शन, सट जोर दर्शन, खट सट जोर दर्शन और सट जोर दर्शन। दो ऑप्शन सेम आता हुआ, अच्छा बिंदु का हेरा फेरी है, जरा ध्यान से देखिएगा जल्दी से। खट दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? सर आपका नेम क्या है? वेरी गुड, आपने मेरा नाम पूछा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मेरा नाम यूनिक है, थोड़ा सा हटके, गुरु मिनेश। आप मेरे बारे में गूगल बाबा से भी पूछिएगा, गूगल में टाइप कीजिएगा गुरु मिनेश, तो आपको डिटेल जानकारी वहां से भी मिल जाएगी। मैं यूनिक आदमी हूं, गूगल बाबा से भी पूछिएगा तो आपको गूगल बाबा मेरा पता बता देंगे, मैं कहां हूं। मैं गुरुकुल काशीपुर समस्तीपुर से हूं, गुरु मिनेश। चलिए बच्चों, इस बीच आपके द्वारा दिया गया जवाब खट दर्शन, सट दर्शन एकदम सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोरनाथ, जगत जोरनाथ, जग जोर ननाथ, जगन जोरनाथ। जल्दी से बच्चों जवाब दीजिए। और मैं बार बार कहता हूं उन तमाम लोगों से जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक करें, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और टेस्ट के मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों बिल्कुल ही ना भूलें। जगन्नाथ, जगत जोरनाथ आप तो बचपन से जानते हैं, जगत जोरनाथ जगन्नाथ होता है, जगत का जो नाथ होता है उसे ही जगन्नाथ कहते हैं, जगत का जो नाथ होता है उसे जगन्नाथ कहते हैं। आशीर्वाद का संधि विच्छेद बच्चों करो, आशीर जोरवाद, आशीर जोरवाद, आशीर जोरवाद, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों संधि विच्छेद कीजिए। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर जोरवाद, आशीर जोरवाद। ओहो, ए और बी का आंसर एकदम सेम टू सेम मिलता हुआ, थोड़ा सा रॉ पे अंस्वर का हेरा फेरी है। वाओ, वेरी गुड। लेकिन दोनों आंसर आप सेम ही कह सकते हो, और ऐसा हमारे हिंदी के प्रचलन में नहीं है, और इसीलिए आप समझ ही गए होंगे। दोनों ऑप्शन आप सही कह सकते हो, आशीर जोरवाद आशीर्वाद, आशीर जोरवाद आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मौत की सजा सुनाना, संबंध तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना और लिखे हुए को काटना। जल्दी से बच्चों बताइए, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? मौत की सजा सुनाना, संबंध तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना, लिखे हुए को काटना। और मैं अक्सर देख रहा हूं आप लोगों के चैट बॉक्स को, बिल्कुल आपका जवाब ए आ रहा हुआ, बिल्कुल सही जवाब। और इस बीच मैं बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आपको सुना रहा हूं, 400 प्लस स्टूडेंट्स होने के लिए लाइव क्लास में बच्चों दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोगों का दिल से धन्यवाद जो आप हमारे लाइव क्लास में जुड़े। 400 प्लस स्टूडेंट्स की संख्या एक बहुत अच्छी संख्या बल होती है बाबू, दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और टेस्ट के मार्क्स, मैं बार बार कहता हूं बच्चों, टेक्स्ट के मार्क्स को कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। और कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है मौत की सजा सुनाना। देखते होइएगा फिल्मों में, जैसे ही जज किसी को मौत की सजा सुनाता है तो कलम तोड़ के फेंक देता है। यस बच्चों, मौत की सजा सुनाना। प्रजेश का संधि विच्छेद क्या होगा? प्राजोर ईस, प्राजोर स, प्रेजोर स और प्रेजोर स। जल्दी से बच्चों, जल्दी से बच्चों, और जल्दी से देखिए प्रजेश का संधि विच्छेद क्या होगा? प्राजोर ईस। और इस बीच आपको मैं एक और चीज बता दूं, जो एक शब्द होता है बच्चों अंक, अंक एक शब्द होता है जो आप सुनते होइएगा नॉर्मली, डिजिट जिसे आप जानते हैं, जिसे आप डिजिट के नाम से जानते हैं, वो शब्द होता है। उससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमारे वो संधि विच्छेद में समानार्थक शब्द में आता। और इस बीच बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, 430 प्लस स्टूडेंट्स लाइव क्लास में आने के लिए बच्चों दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बच्चों। और प्लीज जो नए आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अपने टेस्ट के मार्क्स कमेंट बॉक्स में बच्चों लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। जी हाँ, इस बीच प्रजेश का संधि विच्छेद मैं देख रहा हूं आप लोगों का आता हुआ आंसर प्राजोर ईस एकदम सही है, ऑप्शन ए इज द राइट। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रचूड़ कौन सा समास है? अधिकरण बहुब्रीहि समास और समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, सहबहुब्रीहि समास। ओहो, वेरी गुड। थोड़ा सा बच्चों ये आप लोगों को परेशान करता हुआ, पर मैं इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं। ये चंद्रचूड़ जो है, अधिकरण चंद्र ने चूर, चंद्रचूड़, चंद्र से चूर, चंद्र से चूर जो होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म से अधिकरण, तो चंद्रचूड़ बहुब्रीहि समास है, लेकिन उसमें अधिकरण बहुब्रीहि समास है, अधिकरण बहुब्रीहि समास है बच्चों ध्यान से।
ये थोड़ा सा मत देखिएगा, क्योंकि अभी जो कोरोना काल है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूं बच्चों, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस का वजूद इस साल के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण इस बार क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी पूछे जाएंगे। और मैं अक्सर देखता हूं, मुझसे लोग पूछते रहते हैं चैट में, जो सर क्या इस बार 70 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हो गए हैं? बिल्कुल गलत जवाब। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बोर्ड में बच्चों। बोर्ड अपना पुराना पैटर्न ही कायम रखा है, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। सो गाइस, डोंट मिस इट, इसे भूलिए मत। और आप सब लोगों से कहता हूं बच्चों, किसी भी गलत चैनल को देखने से बेहतर है ना देखे, किसी भी गलत चैनल को देखने से बेहतर है ना देखे। बोर्ड में बाबू ऐसा कोई घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। बोर्ड की किसी भी तरह की सूचना आपको ऑथेंटिसिटी के साथ इसी हमारे चैनल गुरु मिनेश के चैनल पर मिलेगी। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और गगनचुंबी कौन तत्पुरुष समास है? गगनचुंबी कौन तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास के भी बहुत सारे भेद होते हैं, करण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास। लेकिन यहां पूछा जा रहा है बाबू, गगनचुंबी, गगनचुंबी कौन सा तत्पुरुष समास है? जी हाँ बच्चों, यह भी इस बार के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से आप इसे बाहर कर सकते हैं। आपसे जब भी पूछा जाएगा, सिंपली समास पूछा जाएगा, यह कौन सा समास है। ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही है, आप यकीन मानिए, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है। ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और बोर्ड में इससे पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और धराधर कौन सा समास है? एकदम सही जवाब आता हुआ। अब धराधर कौन सा समास है? जल्दी से देखिए, धराधर कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। जल्दी से। और इस बीच मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, प्लीज जो नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और टेस्ट के मार्क्स को कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। टेस्ट के मार्क्स को कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले बच्चों। आप कहां से हो सर? यहां लिखा पड़ा है भैया, गुरुकुल काशीपुर समस्तीपुर से हूं मैं। आपके सामने में एड्रेस लिखा पड़ा है। एग्जाम नहीं होना चाहिए, अब बिल्कुल कोरोना काल में एग्जाम नहीं होना चाहिए, पर मैं लाइव क्लास में नहीं बोल सकता हूं। सारे स्टेट्स को सेंट्रल के तरफ से नोटिफिकेशन है, जो आप एग्जाम ना ले, आपको शायद जान के अजीब लगेगा। बिहार सरकार ही जिद पर है, जो 1 फरवरी से ही हम एग्जाम लेंगे, जबकि हमारे बगल राज्य में बंगाल में एग्जाम को जून तक के लिए टाल दिया गया है। सीबीएसई अपने एग्जाम को अप्रैल में टाल के ले गया है, पर पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। चलिए, जो भी है अच्छा है, हमें साथ देना चाहिए सरकार का, और ये अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, महाकाव्य कौन सा समास है? महाकाव्य कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। जल्दी से देखिए, महाकाव्य कौन सा समास है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल महाकाव्य कौन सा समास है? महाजोर काव्य। आपका असाइनमेंट कहाँ मिलेगा? सॉरी, असाइनमेंट के लिए बच्चों आपको मेरे क्लास को ज्वाइन करना होगा, गुरुकुल काशीपुर समस्तीपुर आना होगा, तभी असाइनमेंट मिलेगा। सर मेरा नाम लीजिए रंजीत। क्या बात है रंजीत, मैं ले लिया। और पर रंजीत प्लीज, अभी हम लोग चैट बॉक्स में केवल और केवल अपने क्वेश्चंस का उत्तर भेजे। बाद में मैं आप लोग को एक छोटा सा 5 मिनट का टाइम दूंगा, जहां हम आप बैठ के बातें करेंगे। और प्लीज जो लोग नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और टेस्ट के मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले। और इस बीच महाकाव्य कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय, बिल्कुल सी सही जवाब आपका बाबू। निर्लज कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। जल्दी से देखिए, निर्लज कौन सा समास है? बिल्कुल बच्चों, सब लोग गुरुजी आज लेट हो गए, कोई बात नहीं केशव। और मैं सभी लोगों से बार बार कह रहा हूं, चैट बॉक्स में केवल आप कमेंट बॉक्स में जाके कुछ लिखिएगा, चैट बॉक्स में केवल बच्चों उत्तर भेजो। यस 14 को सचिन आपका भी नाम ले लिया, पर बच्चों प्लीज इतने सारे बच्चों का नाम नहीं ले सकता, सो प्लीज ऐसा फोर्स मत करो, प्लीज मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज समझिए। जी हाँ बाबू, यहां मैं निर्लज के समास के बारे में आपको एक छोटा सा बात बता दूं बच्चों।
यहां निर्लज, निर्ज और लज होता, तो ये इस मेरे ख्याल से नन समास होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस स्थिति में हम इसे बहुब्रीहि समास के कैटेगरी में डाल सकते हैं, वतः इसे नई समास के रूप में हम काउंट करेंगे, निर्लज को नई समास के रूप में काउंट करेंगे, अदरवाइज हम इसे बहुब्रीहि में भी रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, निर्लज अगर नई समास दिया गया है तो नई समास के कैटेगरी में डालेंगे, अदरवाइज हम बहुब्रीहि समास में डालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? द्विगुणी समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है और बहुब्रीहि है। और आप सभी लोगों से आग्रह है, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए आए हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और टेस्ट के मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले, बिल्कुल ही ना भूले। अब मैं आप सब लोगों से चाहूंगा, जब नेक्स्ट संडे हम आए आपके क्लास के लिए, चूंकि हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन शाम 7 बजे से लाइव क्लास होता है, हर एक सब्जेक्ट्स का, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब। और जब नेक्स्ट संडे सुपर संडे को हम लोग जमा हो, तो नेक्स्ट संडे बाबू प्लीज मेरे लिए मार्केटिंग करके 500 प्लस बच्चों का कर दीजिएगा लाइव क्लास में आने के लिए। आप अपने तमाम दोस्तों को हमारे चैनल का लिंक शेयर कीजिए, जो वो भी हमसे जुड़ पाए और मेरे क्लास में आ सके। मैं आप सब लोगों का इसके लिए दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। जी हाँ बच्चों, चौराहा द्विगु समास आता। और अर्थ के दृष्टि से बताइए वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बच्चों देखिए, अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? ध्यान से बच्चों जल्दी से जवाब दीजिए, अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? ओह बिल्कुल सही आप लोगों का आता हुआ। जी हाँ बाबू एकदम। पहले तो मैं आपको बता दूं, वाक्य के जो भेद होते हैं वह उत्पत्ति के आधार पर भी होता है, और उत्पत्ति के आधार पे एक होता है, दूसरा कहिए रचना के आधार पर होता है, और तीसरा कहिए अर्थ के आधार पे होता है। उत्पत्ति के आधार पे बाबू 4 भेद होते हैं, रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पे अभी हम आपसे नहीं बात करेंगे। उत्पत्ति के आधार पे जो 4 होते हैं वो होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पे जो 3 भेद होते हैं वो होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, रूढ़वाक, यौगिक और फिर योग रूढ़। और अर्थ के आधार पे जो होते हैं वो होते हैं, बिल्कुल गलत जवाब ढेर सारे लोगों का। और बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे लिखा गया है अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के बच्चों 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से ध्यान से देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं, जो विधानवाचक, विधानवाचक होता, निषेधवाचक होता, बहुत सारे आपने पढ़ा भी होगा, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेश, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ये सब अर्थ की दृष्टि से। तो वाक्य के भेद पे बाबू बहुत ध्यान से समझिएगा। वाक्य के भेद 3 प्रकार से बांटे जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पे 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अस्तित्व का विलोम क्या होगा? सो सिंपल, अस्तित्व का विलोम, ये शब्द तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अस्तित्व का विलोम क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका आता हुआ। अस्तित्व का विलोम अनास्तित्व, अनास्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? अध्यात्म, भौतिक, भौगोलिक और इनमें से कोई नहीं।
और प्लीज जो लोग नए आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अपने मार्क्स, आज के टेस्ट के मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आध्यात्म का विलोम क्या होगा? तो आध्यात्म का विलोम भौतिक होता है। उदयाचल, उदयाचल, उदयाचल का विलोम क्या होगा? अंचल, आंचलिक, अस्ताचल और इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए, उदयाचल का विलोम क्या होगा? अंचल, आंचलिक, अस्ताचल और इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे प्रश्न बच्चों बहुत ही इजी होते हैं और बोर्ड में नॉर्मली ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, बोर्ड का टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं कोशिश करता हूं सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन डालने का। और मैं आप सब लोगों से बार बार रिपीट करूंगा, हर एक सब्जेक्ट्स के लिए हमारे चैनल पर शाम 7 से 10 क्लास होता है पर डे लाइव। मैं इस लाइव क्लास में तो ढेर सारे विषयों को प्रश्न लेके आता, पर आप हमेशा अभी कोरोना पेंडेमिक के कारण केवल छोटे छोटे इजी क्वेश्चन पे ध्यान दें। नॉर्मली बोर्ड में इस बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप सब लोगों से आग्रह है इस फेक न्यूज में ना पड़े जो बोर्ड में 70% तो 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं किया गया है बच्चों, प्लीज ऐसा कुछ नहीं किया गया है। सो गाइस, आप अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करें। कोई सिलेबस में डिडक्शन बिहार बोर्ड में नहीं किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आपके बगल स्टेट झारखंड में कर दिया गया है, सीबीएसई में कर दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में एक जरा सा भी सिलेबस डिडक्ट नहीं किया गया है। चलिए बच्चों, जी हाँ, उदयाचल का विलोम अस्ताचल, उदयाचल का विलोम अस्ताचल। बहुत समय से इस शब्द का इंतजार था। अंक, अंक का अर्थ क्या होता है? गोद, वश, वंश, तत् और इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, अंक लिखा पड़ा है, अंक नहीं लिखा पड़ा है। अंक सीता मां के लिए उच्चारण किया गया था, सूरदास जी ने कहा था, ध्यान में होगा। अंक शब्द का यहां उच्चारण किसके लिए किया गया है? अंक, अंक। ध्यान से देखिए, तुलसीदास जी ने अंब शब्द का प्रयोग किया था, कबहू अंब अवसर पाई। तो यहां अंब नहीं लिखा पड़ा है, अंक लिखा पड़ा है। अंक शब्द का क्या अर्थ होता है? यस, इसके बाद बच्चों सब्जेक्टिव भी होगा। आज मैं सब्जेक्टिव के भी आंसर्स पे बात करूंगा। जी हाँ, अंक का पर्यायवाची शब्द क्रोध भी होता है और गोद भी होता है। अंक का पर्यायवाची शब्द क्रोध भी होता है और गोद भी होता है बच्चों। अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची बोलिए बच्चों, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सोम, शम्स, तमय, आद्य। जल्दी से देखिए, ये सब तो बच्चों बहुत बार आपने पढ़ा होगा। और प्लीज जो लोग नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अब बच्चों मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों का चैट में नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसके लिए दिल से एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि चैट बहुत तेजी से वो जा रहा होता तो मुझे यहाँ डिस्प्ले देखना रहता है। जी हाँ, अमृत का पर्यायवाची सोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अधर का पर्यायवाची क्या होता है? अधर का पर्यायवाची क्या होता है? अवयव, रदच्छंद, वाजी, अजिर। जल्दी से देखिए, अधर का पर्यायवाची क्या होता है? जी हाँ, एकदम सही, अधर का पर्यायवाची रदच्छंद। बच्चों देखो, पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द जो होते एक ही होते हैं। विपर्यार्थक शब्द याद कीजिए, समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बोर्डों में, ठीक है? तो थोड़ा सा इसका स्टॉक बढ़ाइए। रदन छंद होता है, बिल्कुल, और कुछ लोगों का ये गलत जवाब है बाबू, रदन छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पर्यायवाची क्या होता है? दूध का पर्यायवाची क्या होता है? सायक, वारी, पै और पीयूष। जल्दी से देखिए, दूध का पर्यायवाची क्या होता है? सायक, वारी, पै, पीयूष। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्लास कब से कब तक है? विनीत कुमारी, विनीता कुमारी। बाबू ये आज एक कंप्लीट मॉडल सेट है, ये कंप्लीट मॉडल सेट है हिंदी का, मॉडल सेट है हिंदी का। तो ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के साथ ही समाप्त होगा और जितना जल्दी हो जाए। कॉमर्स में भी भैया हिंदी कॉमन है, कॉमर्स में भी हिंदी होता, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले।
हिंदी लगभग हमेशा सप्ताह में 2 दिन होता। जी हाँ, दूध का पर्यायवाची बच्चों पाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ का पर्यायवाची क्या होता? पथ का पर्यायवाची क्या होता? जी हाँ, पथ का पर्यायवाची पंथ होता है। एकदम सही सही जा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा मैं देख रहा हूं आप लोग के चैट को। यस, 46 रात्रि का पर्यायवाची क्या है? विभावरी, उषा, कच्छ, उत्तर। अब देखो रात्रि का पर्यायवाची पूछ रहा है, रात्रि का पर्यायवाची पूछ रहा है। जल्दी से देखिए रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा। ध्यान से बच्चों, रात्रि का पर्यायवाची देखिए, रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? एकदम जल्दी से जवाब दीजिए। विभावरी, विभावरी। ओहो, जल्दी जल्दी बच्चों करें। अंक भरना मुहावरे का अर्थ देखो बच्चों, एक बार फिर से अंक शब्द आता हुआ। अंक भरना क्या होगा? क्वेश्चन इसका ए सकता है, क्या लिखते हैं भैया पता नहीं चलता। चलिए भैया जल्दी से देखिए, अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंक भरना का मतलब गले लगाना। अंक भरने का मतलब गले लगाना होता है। ध्यान से देखिए, अंक भरने का मतलब गले लगाना होता है, गले लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर उधर की हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ होता? इधर उधर की हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? उल्टा काम करना, कठोर परिश्रम करना, व्यर्थ की बातें करना, बहुत प्यारा होना। इधर उधर की हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? और सो प्लीज गाइज, जो नए आते हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपने टेस्ट के मार्क्स को लिखना गाइज भूलिएगा मत। ये बहुत आपके लिए, मेरे लिए जरूरी है, आपके मेमोरी में रहेगा हमने इतना लाया। चलिए, इधर उधर की हाँकने का अर्थ होता है बच्चों, इधर उधर की हाँकने का मतलब होता है व्यर्थ की बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। कठिन काम, अटल रहना, लाभ होना, जोर से कहना। इस कोरोना पेंडेमिक में मोदी जी ने इलेक्शन करवा लिया, सॉरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवा लिया। ये एक बहुत टेढ़ी खीर थी, लेकिन उन्होंने अच्छे से कंप्लीट करा लिया, इसलिए उनको दिल से धन्यवाद। चलिए, टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना दैट मीन्स कठिन काम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मारा मारा फिरना मुहावरे का क्या अर्थ है? मारा मारा फिरना मुहावरे का क्या अर्थ है? अप्रिय होना, बहुत दुर्दशा होना, इधर उधर भटकना, घबरा जाना। जल्दी से देखिए, मारा मारा फिरना, मारा मारा फिरना मुहावरे का क्या अर्थ होता? अप्रिय होना, बहुत दुर्दशा होना, इधर उधर भटकना, घबरा जाना। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आपका सही जवाब आता हुआ। यस, वेरी गुड। इधर उधर भटकना, मारा मारना फिरा। कोरोना काल में बहुत सारे गरीब मजदूर रोजी रोटी के लिए मारे मारे फिरते थे, जो बहुत ही दुखदाई था, बहुत ही दुखदाई था। कोरोना काल में बहुत सारे गरीब मजदूर रोजी रोटी के लिए मारे मारे फिरते थे, जो बहुत ही दुखदाई था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेने के देने पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? लाभ के बदले हानि, काफी प्रयत्न करना, लाभ होना, हानि होना। आज के समय में अगर आप अपने से किसी बहुत बड़े लोगों के साथ उलझ पड़ते हैं, अगर आप अपने से बड़े किसी पावरफुल व्यक्ति से उलझ पड़ते हैं, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अक्लमंदी इसी में है, जो आप अपने से बड़े किसी भी लोगों के साथ किसी तरह का वो कंट्रोवर्सी ना रखे, आर्गुमेंट ना करे, बहस ना करे, और न वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दैट मीन्स लाभ के बदले हानि का सामना करना पड़ सकता है। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? जीतना, आगे निकलना, अत्यंत प्रसन्न होना और परिवर्तन होना। बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक
खबर छपी कल के अखबार में, कल के अखबार में खबर छपी जो इस साल बोर्ड बिहार बोर्ड के परीक्षा में बीएसईबी के परीक्षा में 2021 के परीक्षा में बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, नहीं ली जाएगी और सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा। सभी बच्चों को 400 प्लस मार्क्स के साथ पास कर दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही सभी बिहार के सभी बच्चों की बाछें खिल गई। सभी बच्चे, यह खबर पढ़ते ही सभी बच्चों की बाछें खिल गई जो इस साल बोर्ड में एग्जाम नहीं लेने का निर्णय किया है। ऐसी खबर सुनने के साथ ही सभी बिहार बोर्ड के प्लस टू के स्टूडेंट्स ने जैसे यह खबर सुना, उन सभी स्टूडेंट्स की बाछें खिल गई। देखो आदित्य लिख रहा है सही में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मुहावरे का वाक्य अनुमोदन कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। बाछें खिलने का मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। विद्यालय का संधि विच्छेद करें बच्चों, विद्यालय का संधि विच्छेद करें। विद जोर यालय, विद्या जोर आलय, वी जोर द्यालय और विदा जोर लौ। जल्दी से बच्चों, और नहीं कन्हैया टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो बस वाक्य बनाया था यार, आप लोग तो इसको एकदम सीरियस ले लिए। आई एम जोकिंग, मैं बस मजाक कर रहा था, जस्ट आई एम जोकिंग। प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड 1 फरवरी से एग्जाम लेने वाली है, यह बात बच्चों एकदम माइंड में रखो। और किसी तरह के चैनल पे किसी तरह के वीडियोज को, इन खबरों को बिल्कुल ना देखें। ऐसे खबर सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए बनाए जाते हैं, इन खबर्स का कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं होता। सो प्लीज गाइड, ऐसे खबर मत ध्यान में दीजिए, हिंट मत दीजिए सर। राजू यादव, थैंक यू राजू। विद्यासोर आलय विद्यालय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तमचुर का अर्थ क्या होता है? तमचुर का अर्थ क्या होता है? ये आपके पाठ्य पुस्तक पद आपने पढ़ा होगा, पद से लिया गया है, जो पद सूरदास जी के द्वारा लिखित है। सूरदास जी के जन्म के बारे में मैं अभी आपको बताया था, 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत 1583 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में लिखा है, जागिए ब्रजराज कुमर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। जल्दी से बच्चों तमचूर का अर्थ बताइए। जी हाँ बाबू, तमचूर का अर्थ बताइए। मुर्गा, एकदम सही जवाब, तमचूर मुर्गा। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात किया था, जो किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। उनके गुरु बल्लवाचार्य जी थे, जो कृष्ण भक्ति शाखा के अनन्य कवि भी थे, और उन्होंने उन्हें किस मार्ग में पुष्टित किया था ये मैं नहीं बताऊंगा। और जल्दी से जवाब दीजिए, सूरदास जी किस भाषा में हुए थे? जल्दी से। एक मैं आपको और बता दूं, सूरदास जी अष्टछाप के भी मेंबर थे, और ये अष्टछाप जो है बल्लवाचार्य जी के पुत्र के द्वारा बनाया गया था। बल्लवाचार्य जी के पुत्र के द्वारा बनाया गया था। जल्दी से बच्चों बताएं, जल्दी से देखिए, जल्दी से जवाब दीजिए। यस, पुष्टि मार्ग में सूरदास जी को दीक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सप्तक किसने लिखा था? दूसरा सप्तक किसने लिखा था? और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था बच्चों, दूसरा सप्तक अक्सर पूछा जाता है, दूसरे सप्तक के बारे में अक्सर पूछा जाता है। यह दूसरा सप्तक रघुवीर सहाय जी के, रघुवीर सहाय जो आपके पाठ्य पुस्तक में अधिनायक नामक कविता लिखे हैं। रघुवीर सहाय जी ने आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में अधिनायक नामक कविता लिखा है,
जो आत्महत्या के विरुद्ध लिया गया एक व्यंग कविता है, जिसमें हास्य तो नहीं है लेकिन यह एक व्यंग कविता है। रघुवर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को और निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। और इन्हीं के द्वारा ये जो दूसरा सप्तक है लिखा था, कवि के रूप में शामिल किया गया था। यह दूसरा सप्तक रघुवर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है, रघुवर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी के माता का क्या नाम था? कहने लायक बात नहीं है। तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1627 ईस्वी में। ये राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश के थे और इनके बचपन का नाम राम बोला था। और इनके गुरु दीक्षा गुरु नरहरिदास थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। बच्चों एकदम ध्यान में रखिएगा, इनके दीक्षा गुरु नरहरिदास थे और इनके शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। शेष सनातन इनके शिक्षा गुरु थे। ध्यान से देखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दीक्षा गुरु नरहरिदास थे और शिक्षा गुरु शेष सनातन जो कि काशी के विद्वान थे। जी हाँ, माता का नाम हुलसी था और पिता आत्माराम दुबे थे। सुर के काव्य के 3 प्रधान विषय कौन से थे? हिंदी, फारसी, उर्दू भाषा का प्रयोग, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी विषय का प्रयोग, विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। सूरदास जी के काव्य की भक्ति की क्या विशेषता थी? जी हाँ, बिल्कुल आप एकदम सही सोच रहे हैं। सूरदास जी के काव्य के 3 प्रमुख विषय विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार था। विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार था और वे वात्सल्य के विश्व के अद्वितीय कवि थे। सूरदास जी वात्सल्य के अद्वितीय कवि थे और पाठक का जीवन नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय विभोर हो उठता था जब वो वात्सल्य भाव के पदों की विवेचना करते थे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे? मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, संपूर्ण क्रांति से। और संपूर्ण क्रांति किनकी रचना है आपको पता ही होगा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया। आपके पाठ्य पुस्तक में संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति, जल्दी से बच्चों, संपूर्ण क्रांति। यस, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। और ये 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे और छात्र आंदोलन में ये जेल भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? वाओ, कई बार आपसे कहता हूं बाबू, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना बाबू, बहुत भिभियाए हैं आपके बोर्ड के लिए, बहुत भिभियाए हैं। और प्लीज जो लोग नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बच्चों लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और ये 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। ये जयपुर राजस्थान के थे। गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये थे। इनके पिता पंडित शिवराम थे और गुलेरी जी की केवल 3 कहानियां थी, जिसमें से एक कहानी आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में है, उसने कहा था। और बच्चों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन समाप्त होता हुआ और अब हमारे पास सब्जेक्टिव सेशन है। सब्जेक्टिव सेशन में बच्चों आप प्लीज घर पे जरूर से जरूर लिखिएगा। मैं बस आपके साथ बता रहा हूं, हिंट कर रहा हूं। जहां तक होगा बच्चों मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। ध्यान से देखिए, निबंध आपको खुद लिखने हैं बच्चों, 8 मार्क्स के होते हैं। मेरे प्रिय पुस्तक, ग्राम्य जीवन, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, आरक्षण नीति, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। अब 100 प्रसंग व्याख्या आपको करना है। ध्यान से देखिए, 100 प्रसंग व्याख्या में अब आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है।
अब जैसे देखो ये आत्महत्या शब्द आ रहा है बाबू, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा आपके पाठ्य पुस्तक से ये कहां से ली गई है। तो यह पाठ्य पुस्तक आपके दिगंत भाग 2 से एक लेख और एक पत्र नामक शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता भगत सिंह जी हैं। ये बलिदानी व्यक्तित्व के स्वामी थे। सारी उम्र देश विकास के लिए इन्होंने अपना न्यौछावर कर दिया और इन्होंने आत्महत्या को एक घृणित कार्य कायरता बतलाया है। और प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने संघर्ष करने की प्रेरणा दी है, संघर्ष करने की प्रेरणा दी है और बहुत सारी बातों को इन्होंने बतलाया कि जो विषम से विषम परिस्थिति में भी आपको घुटने नहीं टेकने चाहिए। अगर कोई आत्महत्या करता है तो यह घृणित और निंदनीय कार्य है। किसी भी परिस्थिति में महा विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी हमें विषम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। इस कार्य में भले ही हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, यह उचित है, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति की मुकाबला डट कर करते हैं और उस डट कर सामना करने में उनकी प्राण चले जाते हैं, जान चली जाती है, तो ऐसे लोगों की प्रशंसा ढेर सारी करनी चाहिए। अगला प्रश्न होता, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। देखिए यह जो सेंटेंस लिखा पड़ा है, देखिए 4 होते हैं बाबू इस क्वेश्चन नंबर 3 में 100% व्याख्या में 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें से किसी 2 का जवाब देना होता। 2 गद्य से होते हैं और 2 कहानी से होते हैं और 2 कविताओं से होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यह भी उसी से है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा, यह जो लाइन लिखा गया है यह हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से जूठन नामक शीर्षक से उद्धृत की गई है, ली गई है, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। इन पंक्तियों में वाल्मीकि जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है और उन्होंने दिखाया है जो तत्कालीन समय में श्रम का क्या मोल होता था, जहां उनके भाई बहन माता पिता सब काम में लगे रहते थे। एक वर्ग जिसका काफी शोषण होता था और दूसरे वर्ग काफी अच्छे से रहते थे और 2 वक्त खाना भी बड़ी मुश्किल से दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो वो दूल्हा प्यारा। यह एक कविता का अर्थ है और दूसरे कविता के बोल हैं, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर जनता का दल एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उदिपति उसका विकराल सा इशारा एक। बच्चों जरा ध्यान से नो रिपीट प्लीज, क्या लिखते हैं भैया आप लोग से बार बार कहता हूं। सर मेरा नेम लीजिए आकाश तिवारी, वेरी गुड आकाश तिवारी, खुश। चलो बच्चों ध्यान दो, मैं आप लोगों को पढ़ाने का सोचता हूं जो चलो मैं क्वेश्चंस कर दो, पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ से कुछ लिखकर अपने आप को खुश करते रहते हो। चलो अच्छा है, सब लोग खुश रहिए। जी हाँ बाबू, अब इस गद को मतलब दोहे को देखिए, आपके कविताओं से जो लिया गया है, यह जो लिया गया पंक्ति है यह हमारे दिगंत भाग 2 से प्यारे नन्हे बेटे नामक शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी लेखनी औरत के प्रति गहरी संवेदना को व्यक्त करता है और इस पाठ्य में प्यारे नन्हे बेटे को जो उन्होंने लिया है, इसमें उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताया है। जो महिलाओं का जो प्रतीक है, मेहनत का, जो हर समाज का वह मेहनत का प्राणी लोहा है जो मेहनत करता है, समाज उसे उचित मजदूरी और सम्मान नहीं देना चाहता है। जैसे उन्होंने ही अपने पुत्र को कंधे पर बिठाया है और जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए और लड़की का दूल्हा प्यारा बन जाए, उसे वह अपने कंधों पर बिठाए हुए हैं, लेकिन बिटिया को नहीं बिठा रखे हैं, बिटिया को नहीं बिठा रखे हैं और बिटिया को वैसे ही पूछते रहते, बताओ ये कहाँ है वो कहाँ है। इस अभिव्यक्ति से वो समाज की विचारधारा को व्यक्त करना चाहते हैं और समाज में हर वो दबी सताई औरत लोहा है, जिसके बारे में उन्होंने चर्चा भी किया है। जो लिखा उन्होंने जो
समाज का हर वो प्राणी दबी सताई लोहा है। मैं आपको थोड़ा सा उससे के बारे में बता दूं। सबसे लास्ट लाइन उन्होंने लिखा था, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। जी हाँ बच्चों, और ये लास्ट जो आपका है, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल है, जनता का दल एक, यह जो पंक्तियां उद्धृत की गई है यह भी आपके दिगंत भाग 2 से जन जन का चेहरा एक नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता धनी गजानन माधव मुक्ति बोध है, गजानन माधव मुक्ति बोध है, जो काफी ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने सृष्टि में प्राणियों की समस्याओं का चर्चा किया है। कवि के अनुसार सभी व्यक्तियों की समस्याएं एक समान है, सभी की भावनाएं समान है, परंतु इस संसार में विभिन्नता है। पृथ्वी के प्राणियों की यह अपनी कृति है, प्रकृति इसमें भिन्नता नहीं करती। जैसे सूर्य से रोशनी हर चीज एवं वस्तु पर समान रूप से पड़ती है, वह इसमें भिन्नता नहीं करता है। सूर्य समान रूप से समस्त स्थानों पर अपनी छटा बिखेरता है। ठीक उसी प्रकार प्राणियों को अपने कार्यों, व्यवहारों, विचारों में समानता रखनी चाहिए, तभी सर्वत्र समता की सरिता प्रवाहित होगी। कवि की विचार प्रशंसनीय है, मैं कवि की इस विचारधारा से सहमत हूं। और बच्चों इसके बाद पत्र लेखन का काम आता, जो मैं आज आपके लिए लिख के रखा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पत्र अपनी माता के पास लिखे, छात्रावास की दिनचर्या का वर्णन करते हुए लिखे। लिखने के टाइम में बाबू, पूजनीय माता जी, चरण कमलों में सादर प्रणाम। यहां आप लिख सकते हैं, आपकी दया एवं ईश्वर की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप मैं आनंदित जीवन यापन कर रहा हूं, या फिर कुशलोपरांत कुशलता की कामना करता हूं। दोनों शब्द आप लिख सकते हैं। यहां परीक्षा भवन लिखना भूलिएगा मत, दिनांक लिखना भूलिएगा मत। इसके बाद इस बीच में आप अपने छात्रावास से जुड़ी हुई सारी छोटी छोटी बातों को आप लिख सकते हैं। और लास्ट में, मुझे यहाँ पर काफी मन लगता है, गर्मी की छुट्टी में घर आऊंगा, बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद, और पता में सेवा, फिर अपने ग्राम का पता यहाँ लिखना भूलिएगा मत, और इधर आपका प्रिय पुत्र, फिर अपना नाम वगैरह लिखना भूलिएगा मत। बच्चों एकदम चिट्ठी को बहुत अच्छे से देखिए, लिखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगला एप्लीकेशन होता है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन दे। तो ध्यान से देखिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जब आप प्रधानाचार्य को आवेदन देंगे तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल समस्तीपुर, विषय छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 12वीं का छात्र हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति दयनीय है। मेरे पिताजी मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। मुझे पढ़ने की प्रबल इच्छा है। ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई में स्थिति में व्यवधान बनकर खड़ी है। मैं विराम के क्षणों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। मुझे परीक्षा में अब आपको जो मार्क्स आए हों उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए और फिर उनसे बोलिए जो मुझे स्कॉलरशिप दिया जाए, छात्रवृत्ति चाहिए, और फिर लास्ट लाइन लिखना भूलिएगा मत, आपकी कृपा एवं दया दृष्टि का आकांक्षी हूँ, आपका आज्ञाकारी छात्र। फिर आप अपना नाम यहाँ लिखें। मैं यहाँ ये सब इसलिए नहीं लिखा हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैं यहाँ कुछ लिख दूं तो पता नहीं, हो सकता है आप सब लोग भी वही लिख दें। इसलिए बच्चों मैंने खाली स्थान छोड़ दिया ताकि आप वहां लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों, ध्यान से देखिए, पुरुषों, ध्यान से देखिएगा, पुरुषों 85, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। कहा जाता है पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए। तो आपके पाठ्य पुस्तक में अर्धनारीश्वर है, उसमें कहा जाता है अगर पुरुषों में नारी का गुण सहिष्णुता की खान होता है, नारी सहिष्णुता की खान होती है, यदि पुरुषों में भी नारी का गुण आ जाए तो इससे उनकी प्रतिष्ठा और महत्ता बढ़ेगी। वह ममता, माया, सेवा भाव, दया आदि गुणों से युक्त होंगे
और इसमें उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में उनका कद ऊंचा होगा, लोगों के हृदय में उनका स्थान ऊंचा होगा। अतः पुरुषों में भी नारी का गुण होना चाहिए। पुंडलिक जी कौन थे? तो आपने पढ़ा होगा, पुंडलिक जी मितरवा विद्यालय के शिक्षक थे। सन 1917 में पुंडलिक जी गांधी जी के बेलगांव में बुलाया था, जहां की व्यवस्था देखने का काम उन्हें सौंपा गया था। अंग्रेजों की यह बात अच्छी नहीं लगी और अंग्रेज सरकार ने जिला निर्वासित कर दिया। इसके बावजूद वे यदा कदा वहां की व्यवस्था देखने के लिए जाया करते थे। यह उनका लगनशील व्यक्तित्व का परिचायक था। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? तो ध्यान से, मानक और सिपाही दोनों फौजी थे। मानक बर्मा में अंग्रेजों की ओर से लड़ रहा था, दूसरा पक्ष जापानी। और ये सब बाबू आपने पढ़ा होगा, मैं इन सब चीजों को डिटेल नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इन सभी चीजों का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसी तीन के उत्तर 150 से 200 शब्दों में होता। यहां भी तीन क्वेश्चन बाबू कहानी से होता और तीन कविताओं से होता। तो ध्यान से, मैं बार बार कहता हूं आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे ओ सदा नीरा से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्यारे नन्हे बेटे से अक्सर पूछा जाता है, पुत्र वियोग से अक्सर पूछा जाता है। तो जरा इन सब चीजों को गौर से बाबू देखिएगा, बना के समझ के। जैसे ओ सदा नीरा का सारांश प्रस्तुत करना है, तो वहां एक ताल था जिसका नाम श्रेयनाथ विशाल ताल। ये सब बाबू मैं आपको लिखा दूंगा, या फिर मेरे से इनके नोट्स आप ले लीजिएगा, या फिर आपके पास होंगे भी। चलिए बच्चों, वेरी गुड। कितने बजे से लाइन अप होते हैं, क्या बात है। चलिए, संक्षेपण आपको पता ही है, 1/3 भी किया जाता। और बच्चों मैं चाहूंगा सारा चीज आप बहुत अच्छे से कर ले, काफी रात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, सो मेनी थैंक्स आप सब लोगों का, दिल से धन्यवाद जो आप सब लोगों ने मेरे चैनल को, आज हमारे वीडियोज को देखा। और प्लीज जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और बार बार कह रहा हूं बच्चों, अपने टेस्ट के मार्क्स को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूले। और हम हर शाम 7 बजे आते हैं। जो लोग रेगुलर होंगे उन्हें पता ही होगा, शाम 7 बजे हमारा लाइव क्लास प्रत्येक दिन होता है। तो सो बच्चों, लाइव क्लास कभी मिस ना करें, हर एक दिन शाम 7 बजे आए। हमारे चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, हिंदी के, बायो के, मैथ्स के, सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, गेस मिल जाएंगे। चलिए, वेरी गुड। बाबू कुमार, केजीएन, शौर्या, अमित, कन्हैया, आलम फास्टर, शिवानी, अखिलेश, जितेंद्र, मनीष, डीजे, विकास पंडित, मिथिलेश, कंचन, निशा, राजू, केजीएन, सभी लोगों को, मोनिका कुमारी एंड सो मेनी, चौरसिया, मुकेश कुमार, वेरी गुड। आप सभी लोगों को बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, फिर मिलते हैं हम कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। कोरोना काल है, पेंडेमिक काल है, आप सब लोग